अगर बिहार का पढ़ाई इतना ही मजबूत होता तो यहाँ के बच्चा लोग दिल्ली का हिंदू कॉलेज से राम कॉलेज पढ़ने नहीं जाते थे। हाँ, पटना साइंस कॉलेज पहले अभी जाते थे, अभी अब थोड़े देर बहुत पहले कमी आई कि साइंस कॉलेज का एक जो प्रिंसिपल है, जो मुखिया है, वो फाइन आर्ट का स्टूडेंट रहा है। वो साइंस के बारे में कैसे चीजों को समझता होगा? मैं पटना जी। यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई हूँ। 1050 करोड़ केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? आपको पता है इससे ज्यादा पैसा मैकडोनाल्ड कैलिफोर्निया शहर में खर्च कर देता है। अब हमारे ही भारत के दूसरे राज्यों में पैसा लग सकते हैं, फिर वो बिहार में पैसा क्यों नहीं लगता? मैडम 20 साल आपको मौका मिला, अब आप कब लगाइएगा? आप बोलती हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, बाद में झूठ बोलती हैं। बिहार छोड़ा था और अब क्या है बिहार में, ये ना बताइए। तो आप डाटा ऐसे बता रहे हैं। चंद्रभूषण जी, नमस्कार। एजेंडा में आपका स्वागत है। पटना का होटल मौर्या शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पर यहां पर 26 सेकंड में जो हुआ उसकी शायद ही किसी को कल्पना थी, पर इस वक्फे में राजनीति के बड़े अलंबादारों के हाथों ने ज्वाइंट मैनिफेस्टो का विमोचन किया और चल दिए। गठबंधन कुनबे के साथ साथ मीडिया हैरान परेशान और मौर्या होटल के हॉल में जमा चेहरों में अजीब सी कसमकस दिखाई दी। हाँ, हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, पर हकीकत यही है कि आज अजब गजब स्टाइल में एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र पासवान ने एनडीए का साझा घोषणा पत्र दिखाया और पॉलिटिकल गंतव्य की ओर चल दिए। मीडिया के सवालों के जवाब डिप्टी सीएम को देने पड़े। कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत बोले, यह जेस्चर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, पर कैसे ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात साफ झलक रही थी कि एनडीए के मैनिफेस्टो में 66 घोषणाओं में थोड़ा होमवर्क जरूर दिख रहा है। बहरहाल एजेंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह जी होंगे, भाजपा से प्रवक्ता संगीता सिंह जी होंगी और हम के प्रवक्ता पिंटू रजक जी भी जुड़े हैं। पिंटू जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। मैनिफेस्टो के बारे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। ये अति पिछड़ा समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके सामाजिक तौर पर मुख्यधारा में लाकर उनको आर्थिक तौर पर समृद्धि की रास्ते और न्याय कैसे मिल सकता है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। चौथा, किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपया का निवेश और पंचायत स्तर पर सभी जगह पर जिस तरह धान अधिप्राप्ति का काम हम करते हैं, गेहूं, दलहन, मक्का का भी
एमएसपी के माध्यम से खरीदने का काम करेंगे। पांचवा, मत्स्य दूध मिशन के समृद्धि किसान से समृद्ध किसान की ओर अभी भारत सरकार के एक तो 26 मिनट सेकंड में तमाम सारे लोगों ने विमोचन किया और चले गए। अब उसका तमाम सारा जवाब भी दिया जा रहा है। उपेंद्र जी ने कहा कि पॉलिटिकल कुछ प्रेशर्स होते हैं, कहीं भी हमको जाना होता है, उसकी वजह रही होगी। ठीक है, एक उनकी अपनी अपनी, लेकिन तेजस्वी जी ने बड़ा एडवर्स कमेंट किया है 2 घंटे के बाद और कहा है कि एनडीए का ये संकल्प पत्र नहीं है बल्कि सारी पत्र लाना चाहिए। 20 सालों तक सत्ता में रहने के बाद बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। कोई कारखाना नहीं खुला, कोई निवेश नहीं आया, हर क्षेत्र में यह सरकार विफल रही। जनता में माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के जो तंज कसे हैं, आपको क्या लगता है, जायज है या वो खींच कोई मिटा रहे हैं अपनी? संगीता जी। अच्छा, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आज जो हमारा संकल्प पत्र आया है, घोषणा पत्र आया है, अगर उसके हर बिंदु को एक एक करके 25 जो पॉइंट्स है, अगर उसे देखा जाए, वो हर तरह से जनता के विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैं तेजस्वी जी के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ। पहले मैं अपना बताती हूँ कि घोषणा पत्र में है क्या। तो हर एक जो बिंदु है, हर एक जो पॉइंट है, वो जनता के विकास से जुड़ा हुआ है। और ये घोषणा पत्र, हम तो विकास कर रहे हैं। 20 सालों में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, उन्होंने बिहार में काफी हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे महिला के सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की स्थिति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हम विकास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा घोषणा पत्र है, उसी विकास को गति देने की एक पत्र है। तो हम तो विकास हर क्षेत्र में कर रहे हैं। आप देखिए, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। ये सुशासन की सरकार है, कुशासन की नहीं, जो 15 साल पहले थी, 20 साल पहले जो 2005 से थी, जो हर तरफ विनाश ही विनाश था। तो इस तरह की सरकार थी। लेकिन आज का जो घोषणा पत्र आप देखिएगा, वो एकदम जनता से जुड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में विकास की बातें कही गई है, या युवा का क्षेत्र हो, चाहे वो महिला का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों की स्थिति का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब बच्चों के पाठशाला जाने का क्षेत्र हो, चाहे वो दलित की स्थिति का क्षेत्र हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास करने की बात कही गई है। विकास हो रहा है, उसको तेज गति देने की बात कही गई है, ताकि हम विकसित बिहार बना सके इन आने वाले 5 सालों में। तो घोषणा पत्र देखने से ही आपको लगेगा कि ये जनता से जुड़ा हुआ विकास का एक पत्र है, जो आने वाली सरकार इसे अमल करके आगे की ओर विकास को और तेजी लाएगी और हम आगे बढ़ेंगे। और एनडीए सरकार एक दिन जरूर विदिन 5 इयर्स, ये 5 साल के अंदर विकसित बिहार बनाने जा रही है। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। एनडीए के मैनिफेस्टो में और एनडीए अलायंस का जो मैनिफेस्टो आया, आप कुछ मिश्रण देख रहे हैं या कुछ नयापन देख रहे हैं, या बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इसमें कोई किसी भी तरह का जुमलेबाजी हुई है, केवल दिखावा है? किस तरह की आपकी ओपनिंग रिमार्क्स है? सबसे पहले तो राजेश जी, आपका शुक्रिया मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। जी नमस्कार सर। भाजपा की प्रवक्ता संगीता जी को सुन रहा था, वो तो जी इतना क्षेत्र गिरने लगे, मुझे लगा कि ये कहीं पोडियम पे खड़ा होकर भाषण दे रही है। मुझे लिटरली रेलवे के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हम लोग ने विकास किया है, हमारी एनडीए सरकार ने विकास किया है, तो विकास हम चिल्ला के ही बोलेंगे ना। आपने तो विनाश किया था, फिर भी चिल्लाते हैं। अच्छा, अभी हम टोटल विकास, आपका टोटल विकास को भी हम बता रहे हैं। तो चंद्रभूषण जी, मैडम जिस विकास का बात कर रही हैं, मैं वैसे बिहार में बैठा हूँ, जिसका प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया सालाना है, $800 प्रति ईयर। हाँ। हम इसी भारत में तेलंगाना का प्रति व्यक्ति आय $4600 है,
इसी भारत में तमिलनाडु का प्रति व्यक्ति आय $4200, और अगर हम हिंदुस्तान का बात करें तो उसका प्रति व्यक्ति आय $2500। देखिए, अगर ये बात करते ना कि पिछले 20 साल में, 15 साल में वो था, इस 20 साल में ये किए, अरे भाई आप 29 से 28 भी नहीं ला सके। अगर उस टाइम वो सबसे पीछे था, आज भी आपके विकास रैंकिंग में सबसे पीछे ही है। और किसी भी कंट्री का जब हम बात करते हैं, अमेरिका बहुत ताकतवर है, उसको पर कैपिटा इनकम का बात किया था। अगर हम बात करते हैं कि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मींस जो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका हम पर कैपिटा इनकम का बात करते हैं, जो कि जी। लगभग 6.5 लाख रुपया सालाना का है। तो पहला तो ये बात हो गया। पटना बिहार में पढ़ाई का इन्होंने ये स्थिति कर दिया है। अगर बिहार का पढ़ाई इतना ही मजबूत होता तो यहाँ के बच्चा लोग दिल्ली का हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज पढ़ने नहीं जाते। हाँ। पटना साइंस कॉलेज पहले अभी जाते थे, अभी अब थोड़े देर बहुत कमी आई है। पहले अभी जाते थे, थोड़े अब देर बहुत पहले कमी राजेश आई जी, है। अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी, मैं दूरदर्शन में कार्यक्रम में गया हुआ था पार्टी की तरफ से रिकॉर्डिंग के लिए। वहां पे जब मैं डिबेट के बाद जब मैं बाहर निकला तो वहां मुझे एक महिला मिली। उन्होंने कहा कि सर, आपने पटना साइंस यूनिवर्सिटी का बात उठाया, मैं वहीं से क्लास 11-12 की हूँ और मैं भी इसको लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैंने आखिर क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि एक टाइम पटना साइंस कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। आज उसी पटना साइंस कॉलेज का जो ग्रेड है राजेश जी, वो ग्रेड सी है 2021 का नाक जो ग्रेडिंग करते हैं उसके हिसाब से। दूसरी चीज, 143 सीट्स खाली है। समझ सकते हैं, जिस एक पटना अगर इतना ही फेमस यूनिवर्सिटी था, 143 सीट कैसे खाली होता अगर उसका इतना ही डिमांड होता? और तीसरा सबसे बड़ा बात, उन्होंने वहां पे प्रिंसिपल किसको बनाया? एक महिला को बनाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस महिला का जो डिग्री है वो फाइन आर्ट्स में, वो वहां की वाइस चांसलर है। एक साइंस कॉलेज की नहीं, महिला ये गलत बोलते जो हैं, प्रोफेसर गलत बनेगी। है, ये गलत है, ये बात मैडम आप उन्होंने देख गलत लीजिए बोली राजेश है जी, कि वो महिला संजीव राजेश जी, जी, बिल्कुल इसको फर्जी क्लेरिफाई है, करिएगा। गलत है, फर्जी, ये फर्जी। मुद्दा ये क्या है? काफी पूरे दिनों से तरह चुनाव में भी, ये भ्रष्टाचार है, मीटिंग्स हर में भी चीज़ जा रहा है को घुसाते कि हैं। साइंस कॉलेज का एक जो प्रिंसिपल है, जो मुखिया है, वो फाइन आर्ट का स्टूडेंट रहा है। वो साइंस के बारे में कैसे चीजों को समझता होगा? इस पर स्पष्टीकरण बिल्कुल सही बात है दीजिएगा। मुझे लगता है चंद्रभूषण जी की पूरी बात हो जाए फिर आप आइएगा प्लीज। मैं बहुत शुक्रिया हूँ राजेश जी का कि आपने क्लियरली ये बात कहा। ये बिल्कुल सही बात है, हर जगह ये मुद्दा उठ रहा है कि मुझे लगता है संगीता जी को ये पता नहीं, इसलिए ऐसा बोल रही है कि पटना साइंस कॉलेज वायरल भी हो रहा है, ये मुद्दा वायरल भी हो रहा है। मैं पटना जी। यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई हूँ। मैडम मैं अभी का बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप जिस टाइम पढ़े होंगे, अभी जो स्थिति है पटना साइंस कॉलेज का, मैं वो बता रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी में 2025-26 का जो साइकिल है पटना यूनिवर्सिटी में, उसमें 1115 सीट खाली है। 1115 पटना यूनिवर्सिटी में। अगर आप हेल्थ का बात करें, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कल कहा कि अभी आप एम्स के सामने चले जाइए, एम्स के सामने अगर आप चले जाइए, वहां के फ्लाईओवर में बिहारी पड़ेगा। बिहार के लोग पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, कहां पे बिहार के पेशेंट नहीं है? और अगर आपने बिहार में पिछले 20 साल में इतना ही अधिक काम किया, अगर आपने इतना ही अधिक काम किया, तो पिछले 5 साल में केवल 1050 करोड़ केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? आपको पता है इससे ज्यादा पैसा मैकडोनाल्ड कैलिफोर्निया शहर में खर्च कर देता है, जितने की पूरे बिहार में 1050 करोड़ रुपया जो है, मतलब बाहर की कंपनी पैसा नहीं लगाना चाह रहा। राजेश जी, अगर बाहर की कंपनियां ऐसा होता कि भारत में इंटरेस्टेड नहीं है, वही कंपनी तमिलनाडु में पैसा लगा रही है, वही कंपनी कर्नाटक में पैसा लगा रही है, वही कंपनी महाराष्ट्र में पैसा लगा रही है। जब हमारे ही भारत के दूसरे राज्यों में पैसा लग सकते हैं, फिर वो बिहार में पैसा क्यों नहीं लगता? मैडम 20 साल आपको मौका मिला, अब आप कब लगाइएगा? और मैं आपको एक चीज बता दूं भैया, आपने तो 15 साल में एकदम बिहार का विनाश जो कर दिया था, तो धीरे फेज बाय फेज सब कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको दिखना चाहिए धरातल पर क्या विकास हुआ है। आपको तो कहना चाहिए कि हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सुशासन की सरकार ने इतना विकास कर दिया। आप देखिए, अभी हर छोटे से छोटे गाँव में भी रोड है, नल जल योजना है, हर के घर में शौचालय है। ये जनता ही का विकास है ना, ये विकास नहीं है क्या है? हर एक गाँव में आप जाइए तो मैं खूब दिखा सकती हूँ, अच्छी अच्छी पाठशालाएं हैं, हर घर से एक महिला अध्यापिका के तौर पे वहाँ कार्य कर रही है। तो ये विकास क्या है बताइए मेरे भाई? शिक्षा का विकास हुआ है, धीरे धीरे सब में विकास होता है। आपने तो पूरा विनाश कर दिया था, आप आंकड़ा लेके बैठ जाते हैं। आंकड़ा बताइए ना कि आपने कितनी खराब स्थिति कर दी थी बिहार की हर क्षेत्र में। तो टाइम तो लगेगा। आज देखिए मेट्रो धड़ाधड़ दौड़ने वाली, हवाई अड्डे को देख लीजिए। आज 3-4 दिन पहले हमारे परिजन आए थे, वो बोले
हम दूसरे जगह तो नहीं आ गए। संगीता तो जी ये पूरी होता है बात हो जाने दीजिए, चंद्रभूषण जी की पूरी बात हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जिस तरह की बातें हैं काउंटर करिएगा। डाटा झूठ का देते रहते हैं। तो मैडम, चंद्रभूषण जी मैं कैरी ऑन। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूँ। डाटा के साथ मेरा लव अफेयर है, ठीक है। विदाउट हाँ। डाटा का कैसे कोई बात होगा मैडम? इकोनॉमिक्स हाँ। कभी विदाउट डाटा का होता है? हाँ, ठीक है यहाँ पे घोषणा पत्र पे डिबेट हो रहा है, आप बताइए ना कि आप मैडम, घोषणा पत्र अरे में जो आप तो जुमलों का कुछ भी पिटारा घोषणा पत्र था। करती हैं। 1994 में आपका समता पार्टी बना, उस टाइम भी यही था कि हर जिले में नौकरी देंगे। 2003 में आपका जदयू बना, यही तो घोषणा पत्र रहता। अर्थात होता क्या है? बात है कि आपने क्या किया, नहीं किया। आपने बर्बाद कर दिया था बिहार को। अब बहुत फेज बाय फेज सब कुछ विकास हो रहा है। क्या स्थिति थी बिहार की? आज तो पूरे विश्व में बिहार को पहचानते हैं लोग, सुशासन सरकार को जानते हैं लोग। चंद्रभूषण जी आपसे सवाल यह है कि आज नहीं, आपने भी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी तमाम सारी चीजें हैं। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, मुझे बस हाँ, मुझे एक carry मिनट on, बोलने carry दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन। जी मैं आज वैसे बिहार में रह रहा हूं, मैं आज वैसे बिहार में रह रहा हूं जिसका खुद का अक्टूबर 2023 का ये सर्वे बताता है कि जहां का 94 लाख परिवार महीने में 6,000 से कम कमाता है। 82 लाख परिवार की महीने की आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच है, और केवल 4% ही वैसे परिवार हैं जो कि महीने में 50,000 से अधिक कमाता है। आप राजेश जी, हम लोग सब इस हिंदुस्तान में रहते हैं। खुद आरबीआई का यह आंकड़ा है कि 2016 में हम 1,60,000 में जो सामान खरीद पाते थे, 2024 में हमको 3 लाख में वो सामान मिलता है। मतलब कि अगर हम टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें, मतलब हमारा इन्फ्लेशन 100% हो गया है। क्या बिहार में जो आदमी 2016 में 50,000 कमाता था वो भी 1 लाख रुपया कमाता है? अगर आपने इतना ही डेवलपमेंट किया मैडम, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 5,000 क्यों है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप अगर किसी मैंने तो बताया ना रीजन क्या है, रीजन बताया ना कि आपने किस तरह से विनाश कर दिया था बिहार का। तो धीरे धीरे विकास होता है ना। कोई एक छोटा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधे 12th स्टैंडर्ड में नहीं चला जाता है, एक से दूसरी में जाता है, दूसरी से तीसरी में। तो हर क्षेत्र में धीरे धीरे विकास हो रहा है भाई मेरे। 1997 में चाइना में, 1997 में चीन में 23,000 स्क्वायर किलोमीटर हाईवे था। अगले 20 साल में चाइना में उसके बाद जो है जी 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर हाईवे है। देखिए, मेरा कहने का यह मतलब है कि काम बहुत अधिक किया जा सकता था। इन्होंने यही काम किया है कि बीपीएससी का आप कोई भी एग्जाम कराइए, वो पेपर लीक हो जाता है। बच्चे बेचारे 8 साल 10 साल तैयारी करते हैं कि बीपीएससी के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, उसके बाद चाहे टीचर का रिक्रूटमेंट के लिए हो तो उस पर लाठी चलेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि माने 2014 से पहले लोग ज्यादा था, प्राइम मिनिस्टर के पास कहता था, यूपीएससी के पास कहता था कि हमारा 4 अटेम्प्ट से 6 अटेम्प्ट बढ़ा दीजिए, लोग बात सुनते थे। आज अगर स्टूडेंट जाते हैं उस पर लाठी चलेगा। एक बहुत फोटो वायरल हुआ था, खुद बिहार से था, कि एक लड़का जो है पूरा जब उस पर फवारा पड़ रहा है, उस पर वो सैल्यूट कर रहा है। तो भाई, जब आप ना हेल्थ और अगर आप रोजगार की बात करते हैं, पूरे बिहार में ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब, जिसको हम फॉर्मल सेक्टर जॉब कहते हैं, कितना है? 15,97,000, मान लिया 16,000। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब कितना है? 28 लाख। इसके बाद आपके पास क्या है मैडम? अगर आपके पास जॉब का प्रॉपर सिस्टम रहता तो बिहार के लोग भर भर के दिल्ली, पुणे, हैदराबाद नहीं जाते। ये आप पलायन का समस्या देख लीजिए कि खुद रेल मंत्री ने उस दिन आंकड़ा दिया 1 करोड़ जी, खुद रेल मंत्री ने आंकड़ा दिया कि 1,62,00,000 आदमी इस बार जो है रेलवे से बाहर से आया है। और राजेश जी, आप देखे होंगे, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बाथरूम में, शौचालय में भर के बिहारी लोग आए हैं। गुजरात में देख लीजिए, वहां पे बिहारी लोग कह रहा था कि हम 18 घंटा 20 घंटा से खड़े हैं, तब जाके हमको ट्रेन मिल रहा है। आपने ये हाल कर दिया कि यहाँ का आदमी 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए कहीं पुणे, कहीं महाराष्ट्र, कहीं चंडीगढ़ जाता है, और बाद में वहां का कोई लोकल पॉलिटिशियन आता है, राज ठाकरे जैसा, तो वो कहता है कि नहीं, हम सबको पीटेंगे, बिहारी यहाँ पे क्यों आके काम कर रहा है। ये हर जगह ये इशू है मैडम। अगर कहीं भी माइग्रेशन ज्यादा होता है, अरे आपका घोषणा पत्र हमको सब झूठ लगता है, आप सब झूठ लगता है आपका घोषणा पत्र। आप बोलती हैं 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, बाद में जुमला कहती हैं। आप बोलती हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, बाद में झूठ बोलती हैं। बिहार छोड़ा था, हमको है बिहार में, ये ना बताइए। तो आप डाटा ऐसे बता रहे हैं, चंद्रभूषण जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बार जरा हम ये घोषणा पत्र जो आज एनडीए का जारी हुआ, उसका वर्बेटम थोड़ा सा बताते हैं आपको, सैलियंस फीचर आपसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं।
विकसित राज्य बनाने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। रोजगार 1 करोड़ हम देंगे, यानी नौकरियां पैदा करेंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करना, ग्लोबल जी। स्किलिंग सेंटर बदलना, बुनियादी ढांचे में उन्होंने 7 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है। पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का वायदा किया है। 10 नए औद्योगिक पार्क खोलने के लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। आपने बताया करीब 1000 का निवेश आया है। ये तो बात मोटा मोटी बात हुई। संगीता जी, ये सब 5 साल में संभव कैसे हो पाएगा? इसका कोई खाका नहीं आया। एक दूसरा ये कि ये सब घोषणाएं, चाहे आप महागठबंधन कर रहा हो, चाहे गठबंधन की ओर से कर रहा हो, एनडीए कर रहा हो, इसका बजटरी सपोर्ट का खाका आज तक मीडिया को ना मिला, ना बिहार की आवाम को मिला। आपको क्या कहना है इस परिप्रेक्ष्य में? संगीता जी, आपसे सवाल, इसके बाद फिर चंद्रभूषण जी से। जी देखिए, मैं बता रही हूँ आपको ना कि इन्होंने कहा है कि रोजगार उत्पन्न करेंगे हम, बच्चों को स्किल यूनिवर्सिटी हर जिले में खोला जाएगा और रोजगार उत्पन्न करेंगे, उद्योग लगाएंगे और धीरे धीरे लग भी रहे हैं। आप अगर सीतामढ़ी चले जाइए, वहाँ चीनी मिल फिर से खुल रहा है जो काफी दिनों से बंद था, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अभी पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है इस 5 सालों में, भव्य मंदिर, वहां भी कितने रोजगार, छोटे छोटे उद्योग होंगे। तो हमने इस आधार पे सारी चीजों को आपके सामने रखा है और जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए। एक एक चीज अगर आप देखिए हमारे घोषणा पत्र में, हर विकास जनता के हर क्षेत्र के और हर फील्ड में जनता से जुड़े हुए हैं। विकास ही हमारा एजेंडा, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि विकास ही हमारा एजेंडा है और विकास पे ही हम चल रहे हैं। और जो चीजों को हमने शुरू किया है और बहुत उसमें तेजी गति लाएंगे। शुरुआत तो हमने कर दी है हर क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने तो विनाश करके हमको दिया था, तो विकास तो हम कर ही रहे हैं, उसको तेजी गति लाएंगे इन 5 सालों में और हम करके दिखाएं। जो हम कहते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज महिलाओं की स्थिति देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, आज महिलाओं की स्थिति इतनी सुदृढ़ बन गई है कि महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, बिना कोई भय से। तो ये विकास नहीं तो क्या है? और इसी तरह से तेजी आएगी विकास में और 5 सालों में आप देख लीजिएगा, बिहार एक विकसित राज्य बन के सामने आएगा। चलिए चंद्रभूषण जी, आज एनडीए के घोषणा पत्र पर अशोक गहलोत साहब ने तो बहुत सारे एडवर्स कमेंट किए हैं। तेजस्वी जी लगातार 2 सभाएं हो गई हैं, उस पर वो हमलावर हैं कि ये सॉरी पत्र कहे जाना चाहिए, इसमें उस तरह की चीजें कतई नहीं है कि जिसमें बिहार के की तरक्की की जा सकती हो, कहीं कोई होमवर्क नहीं, इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियां उन्होंने की हैं। आपको क्या लगता है, वास्तव में क्या आपका घोषणा पत्र भी ख्याली पुलाव नहीं है और इस तरह की बातें भी सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही हैं? क्या आपका क्या कहना है? दोनों तरफ से काउंटर का पार्ट चल रहा है। जी राजेश जी, मुझे बस एक चीज बताइए, केवल इन्होंने कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का बात कहा? अभी जो आपने आंकड़ा बताया 50 लाख बात कहा है, 50,000 करोड़ की बात की है। देखिए 50,000 करोड़, वही आप देख लीजिए जी। एक 5 साल में आता है 1050 करोड़ 5 साल में। आई कह रहे हैं अगला 5 साल में 50,000। आप देखते हैं कैसे ये जनता को मूर्ख बनाता है। हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने पार्टी, जनता को मूर्ख बनाने वाले पार्टी को। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूँ राजेश जी, आप इसको भली भांति जानते हैं, आप यूपी से। जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने वहां पे बहुत सारा पार्टी कंपनी लोग को बुलाया, वहां पे आके इन्होंने वादा कर दिया कि हम अगले 5 साल में 18 लाख करोड़ लाएंगे। 18 लाख करोड़। पूरा न्यूज चैनल, पूरा मीडिया, टीवी की बाप रे, अब तो योगी इतना था कि इन्वेस्टमेंट का बाहर हो गया। और जब 5 साल बाद जब रिपोर्ट आया तो पता लगा वादा किए थे 18 लाख करोड़ का। ध्यान से सुनिएगा, वादा किए थे 18 लाख करोड़ का, अब 5 साल में आया 54,000 करोड़। माने वादा किया 100 रुपया देने का, लाया 3 रुपया। यही है भारतीय जनता पार्टी। कभी बोलेगा अकाउंट में 15 लाख दे देंगे, कभी बोलेंगे किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, कभी मैडम आपके नेता लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। जीवन पार्टी। लेकिन चंद्रभूषण जी एक सवाल आपसे भी करना चाह रहे थे। तेजस्वी जी ने और महागठबंधन ने एक वायदा किया है कि हर घर को नौकरी देंगे। ये थोड़ा फॉर्मूला
किसी के गले से उतर नहीं रहा है और ये आपका मूल वायदा है। अगर आप देखें टोटल आपका जो घोषणा पत्र आया है उसमें इस पूरा जो मूल पा है, ये जो आपका घोषणा पत्र है उसमें घोषणा में ये सबसे बड़ा मूल है कि हम हर घर को नौकरी देंगे। हर आदमी पूछ रहा है, बिहारी भी पूछ रहा है कि अगर हर घर को नौकरी दिया जाएगा तो पैसे कहां से आएंगे, क्या फॉर्मूला तय किया जाएगा, क्या होमवर्क होगा, क्या पैमाना होगा। अगर ऑलरेडी किसी के घर से एक नौकरी कोई कर रहा हो तो कैसे होगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। और मान लीजिए 4 भाई हैं, उसमें 2 भाई के बच्चे सरकारी नौकरी में, तो 2 भाई के बच्चे क्या उससे डिबार कर दिए जाएंगे। ये भी एक चीजें, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो वो सब जानना चाह रहे हैं। आप अलायंस पार्टनर देखिए, सरकार तो कोई नहीं होता किसी को नौकरी लेने से डिबार करने के लिए। हाँ, ये जरूर होता है कि वहां पे हम किसी को एक्सक्लूजन नहीं करते, हम इंक्लूजन जरूर कर सकते हैं। मान लिया कि किसी के घर में नहीं है तो हम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में अबव रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने अपने मेहनत से सरकारी नौकरी ली हो और तो आप उसको नौकरी लेने से रोक दे। ये तो मतलब किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। एफर्मेटिव एक्शन का ये मतलब कभी नहीं होता है कि जो बहुत आगे है उसको पीछा किया जाए। एफर्मेटिव एक्शन का हमेशा मतलब होता है कि जो पीछे है उसको कुछ जैक लगा के, उसको कुछ गवर्नमेंट हेल्प देके हम इसको जो है आगे बढ़े। ये कॉन्सेप्ट ही बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि ब्लैक लोग को लगभग कई सारे चीजों में 30% का रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि वो आगे बढ़े, उनकी आमदनी अच्छी हो, उनकी जीवन अच्छा और व्हाइट लोग को कम्पीट कर सके। ये बहुत ही एक फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि बाद में कॉर्पोरेट्स में और काफी सारे दूसरे चीजों में आया। देखिए, जहां तक बात है तेजस्वी यादव जी के जॉब्स देने का, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, बिहार में वैसे भी अभी जो अगर आप फॉर्मल सेक्टर जॉब्स की बात करें तो हमारे पास टोटल लगभग 15,97,000 है। बिहार में कुल 2,97,00,000 फैमिली है, ठीक है, ओवरऑल 2,97,00,000। देखिए, बात होता है हम कितने जॉब जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम कभी नहीं करें कि 50,000 करोड़ ला देंगे। ये सब बीजेपी वाला ही झूठ बोलता है। 5 साल में 1,000 करोड़, मतलब 1 साल में 200 करोड़ आ रहा है। कैसे सरकारी नौकरी, अभी झूठ नहीं बोलिए मैडम, पहले सुनिए, हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे आपने कहा है जी। अगर हम 5 साल में 1,000 करोड़ ला रहे हैं तो मतलब 1 साल में 200 करोड़ ला रहे हैं। ये कहां से जो है 200 करोड़ आदमी 1 साल में अगर 200 करोड़ आ रहा है, वो कहां से सीधे 10,000 करोड़ आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं हम लोग जहां तक, मैडम देखिए, हम लोगों ने अगर जॉब्स का बात किया है, हमने ये कहा, पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कि देखिए, हम बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना अच्छे लोगों के राय लिए हम बात नहीं करते। हमारा ये मानना है कि हम देखेंगे कि बिहार में हम कहां कहां क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, क्या हम उसमें कोई गवर्नमेंट यूनिट खोल सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि भागलपुर का जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस है, वहां का सिल्क इंडस्ट्री फेमस है, क्या हम कोई गवर्नमेंट एसोसिएट खोल सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, 2 चीज होता है। एक तो होता है गवर्नमेंट में जो आप डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं, एक उसका एंसिलरी एस्पेक्ट भी होता है। उसे जैसे कोई एक पावर प्लांट बनता है तो एक पावर प्लांट के बनने में भी हजारों लोगों को जॉब वहां पे प्रोवाइड होता है। तो कोई भी आप जब भी जॉब्स की बात कीजिए, बहुत ही टेक्निकल चीज है राजेश जी, हमेशा हम डायरेक्ट जॉब की बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट जॉब्स के साथ एंसिलरी जॉब्स की भी बात होती है। लेकिन ये बात हम आपसे बिल्कुल कहना चाहते हैं, ये बात हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस और हमारा इंडिया अलायंस, हम लोग इस बात पे पूरी तरीके से फोकस्ड है कि हमको जॉब जनरेट करना है, ताकि हमारे बिहार के लोग को 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए विदेश में नहीं भटकना पड़े। मैं राजेश जी एक बात आपसे कह दूं, एक बार द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, उसमें यह लिखा था कि जिस तरीके से इंडिया में जॉब्स का क्राइसिस हो रहा है, या जिस तरीके से भारत में युवा बेरोजगार है, पूरे वर्ल्ड के लिए ना भारत एक समस्या होता जा रहा है। क्योंकि हर जगह अब सारा कंट्री तो आपको वीजा अलाउ नहीं करेगा आके जॉब करने के लिए। आज ही देखिए, आज ही दैनिक जागरण जैसा अखबार, जो कि सरकार का पूर्व अखबार माना जाता है, उसने छापा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है भारत पे, जो है भारतीय को नौकरी पे खतरा पड़ने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो जो $1 लाख का कॉन्सेप्ट है, जिसको H1B वीजा बनवाना, उसको $1 लाख देना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप बार बार अपने यहाँ से लोगों को माइग्रेशन पे भेजते रहेंगे, ठीक है, किसी को 2 लाख रुपया की नौकरी करने के लिए जा रहा, अलग बात है, लेकिन ये 12,000, 15,000, 20,000 अगर आप लेबर सरप्लस स्टेट बना के रखेंगे, कोई इज्जत नहीं करता है। कोई क्यों इज्जत करेगा? भैया आपको पंजाब में कहा जाता है। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इस तरह का? ये कभी कहते हैं हम 7 निश्चय करेंगे, बोलते ये लंबी चौड़ी बातें हैं, और जब सीए जी कहता है कि 71,000 करोड़ का यूटिलिटी बिल नहीं मिला, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं राजेश जी एक ही चीज कहता हूं कि अभी की सरकार, और ये हम बिल्कुल जानते हैं कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं रहे कि सरकार चलाए। देखिए राजेश जी, इस पे बात करना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जब
तबीयत खराब हुआ था, जब जो बाइडेन के बारे में जब कई सारी बातें उठने लगी थी कि वो चल नहीं पा रहे हैं, वो बात उनको चुनाव से हटना पड़ा था। नीतीश हमारे कुमार बिहार जी का ये एकदम बहुत बड़ा स्वस्थ हैं भाई मेरे, आप उतना कमेंट नहीं कीजिए। नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ है, ऊपर वाले की दया है, छठी मैडम, मैया की दया है, आपको एकदम रिपोर्ट स्वस्थ है, हमको भी रिपोर्ट है मैडम। मैडम आपको रिपोर्ट है, नहीं, हमको आप भी लोग तो रिपोर्ट ऐसे है। आप ही राजनीति करते हैं, जुमला इस तरह हम की भी किसी के इंटरनल बारे में, राजनीति करते जैसे आपके आदरणीय जो हैं राहुल जी कैसे बोल दिए, छठ को भी नौटंकी ड्रामा बोल दिए, तो आप लोगों को तो शब्दों का हमने प्रयोग करने में भी डर नहीं लगता। वो किस तरह से शब्दों का हमने प्रयोग आप करते हैं, संस्कारी, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम लोग पर्व आपकी जो है छठ पर्व आपकी आस्था का संस्कृति विषय है, उसको भी इन्होंने नौटंकी करार किया। आप समझ जाइए कि किस प्रकार के नेता ये लोग हैं। हाँ, वो जनता का भला क्या संगीत करेंगे। संगीता लेकिन जी, रोज चंद्रभूषण आपके जी ने गिरिराज सिंह मुसलमान जिस को तरह गाली की कुछ पढ़ते रहते हैं। बातें उठाई हैं बिहार के राहुल, परिप्रेक्ष्य आपने- में, उन नहीं, चंद्रभूषण जी आपके ने जो गिरिराज जिस सिंह- तरह की बातें आपके उठाई हैं गिरिराज बिहार के सिंह- परिप्रेक्ष्य में, उनका भी जवाब मुझे लगता है एनडीए को देना चाहिए। और ये काफी अब बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न भी है कि 20 सालों में अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया, अब उसके बात की जा रही है। तो अब आपने 50,000 करोड़ का वायदा किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार के नाम पर और बिहार की जो सिचुएशन है उसके नाम पर क्या विदेशी पूंजी आएगी, या हमारी ही जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, रिलायंस है या अडानी है, क्या आपके यहां निवेश करेंगे? इस तरह का माहौल है क्या? मैं संगीता जी आपसे अरे जानना चाह रहा हूं। हम लोग के डिबेट में रेगुलर उठाने से बीजेपी इसको लाया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मामला हम लोग के डिबेट में रेगुलर उठाने से एफडीआई का मामला लाता है। इसका क्रेडिट हम ले रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि धीरे धीरे फेज बाय फेज सब कुछ बिहार में हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप आइए धरातल पे, मैं दिखाती हूँ किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से तेजी से विकास हमारे सुशासन की सरकार में हुई है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और अडानी हो चाहे अंबानी हो, सब यहाँ आ रहे हैं। जी। असल में जमीन तो सब इन्हीं के सरकार ने हड़प लिया था ना, तो कहाँ उद्योग बिठाएंगे। नौकरी के बदले में जमीन लेते थे ये लोग, आधा से ज्यादा जमीन तो इन्होंने ले लिया है पटना में, नौकरी के बदले जमीन। इस पे बात कीजिए ना, जो हकीकत है, जो जनता जिस बातों को समझती है उसको डिलीवर कीजिए। इन्होंने ले लिया था, अब धीरे धीरे सरकार उस जमीन को लेगी और उसके बाद से फैक्ट्री, उद्योग सब बनेंगे बिहार में। बिहार एक विकसित बिहार बनने वाला है। आप क्या बात कर रहे हैं? बिहार की जनता सबसे होशियार जनता है, सबसे। और पलायन की आप बात करते हैं, पलायन आपके समय में ही हुआ था, और आपके समय में ही जो लोग डर के मारा पलायन कर रहे थे, अब तो वापस लौट रहे हैं। संगीता जी, एक सवाल आज आपके, बिहार में विकास हो रहा है। ठीक बात कह रही हैं आप संगीता जी। आपके एनडीए का जिस तरह का घोषणा पत्र आया है उसमें बिहार की जनता एक सवाल भी यूं भी कर रही है। आपने एक वायदा किया कि रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा, ये एक बात आपने कही है। उसको लेकर जनता में और खासकर मुसलमानों में यह कहा जा रहा है फिर भाजपा ने या एनडीए ने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मैं क्लियर कर दूं। हमारी जो पार्टी है वो धर्म के साथ कर्म करती है, धर्म के साथ कर्म, क्योंकि धर्म हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है, और हमारी जो संस्कृति है वो मतलब हमेशा धर्म के साथ हम कर्म करते हैं। अच्छी धर्म है हमारी, तो उसको अगर हम हिंदुस्तान में, जैसे हमारे सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में सिया माता सीता का जन्म भूमि है, और वहां पर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो ये तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तानी सोच के हमें गर्व महसूस करना चाहिए, है ना। ये इन लोगों जैसी पार्टी है जो विभाजन करती है। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये तो देखिए, अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहते हैं कि हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, इस तरह की बातें ये करते हैं। ये क्या जनता का भला करेंगे? और ये तो यही चीज ढूंढते रहते हैं। हमारी संस्कृति है, रामायण है, महाभारत है, हमारा तो बिहार गंगा की गोद में बसा हुआ इतना सुंदर एक राज्य है, उसको निखारने का काम हमारी एनडीए की सरकार कर रही है, जिसको इन्होंने नरक बना दिया था अपने 15 साल के शासनकाल में। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी, एक सवाल आपसे भी, आपके घोषणा पत्र में है ये बातें, लेकिन आज एनडीए के घोषणा पत्र के बाद आपके महागठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाएंगे। क्या 20 सालों में ऐसा नहीं हो पाया? क्या
बाढ़ का संकट अभी भी गहरा रहा है क्या? कोई काम नहीं हुआ क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू पे? बाढ़ का संकट का बात करते हैं, 2-3 दिन से भी लगातार बारिश हो रहा है। किसान से बात कर रहा था सुबह सुबह, तो वो भी कह रहे थे कि भाई इसका मुआवजा कब मिलेगा। माने चुनाव चल रहा है, हाँ। वो किसी भी हमसे कह रहे थे कि आप टीवी जो अभी हमारा धान का नुकसान हो उसका मुआवजा मिलने दो। कहने का ये मतलब है राजेश जी, ये ऐसा पुल बनाते हैं कि इनका पुल बह जाता है, ये ऐसा रोड बह जाता है। अरे भाई आप दे रहे हैं वैसे लोग को कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बिहार गवर्नमेंट में है, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है जी करने वाला पेपर भी 71। कहने का ये मतलब है कि ना एग्जाम ठीक से कंडक्ट करा पाते हैं। मैं एक चीज क्लियर हूं, अभी की जो बीजेपी है आज तक इतिहास की भ्रष्टतम सरकार है बिहार में। इनके जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन पे कॉलेज हड़पने का मालिक था जो सरदार, वो जो है झूठे आरोप। ये पहले अब बैठ के मत ये बोलिए। पहले आप अपनी उसमें सरकार क्लर्क हुआ को तो ऊपर से नीचे घोटालों से लिपटे, तारकोल घोटाला, होटल घोटाला, सड़क घोटाला, रेलवे घोटाला, इंसान का तो छोड़ दीजिए, जानवरों को खा लिया। जी आपका जो इनके जो डिप्टी सीएम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी करके आए हैं, वो 8वीं क्लास है। एक न्यूज चैनल में बार बार एक एंकर ने पूछा कि आप मैट्रिक कौन क्लास किए, तो कह रहा है हैप्पी डेबिट उस साल जमा कर दिए, हैप्पी डेबिट उस साल जमा कर दिए। उन्होंने अच्छा इनका से जो उसको दे दिया था, आपने शायद पूरा क्लिप नहीं देखा है, अच्छे से उन्होंने मैडम समझा मैं पूरा दिया था। देखा हूं। अब कोई प्रश्न, कोई आप बीएससी अपने कोर्स किए हैं तो बीएससी कोर्स उन्होंने कहाँ से डिग्री जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको तो इनका जो संविधान का वर्क बोर्ड क्या है वो भी नहीं पता, जो कह देते हैं खड़े होके भाषण में कि हम वर्क बोर्ड वाले को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। इतने बड़े पोस्ट, मतलब इतना बड़ा नेता आपका, और वो ऐसा कहता है, मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने तो देश का, है ना, जनता का और अगर कोई संविधान का। संगीता जी एक सवाल चंद्रभूषण जी से भी कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी ओवैसी पिछले नहीं, मैं इस पर जवाब दीजिएगा, एक सवाल ऐड कर रहे हैं आपके लिए। 2 दिन से ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए है क्या, और वो महागठबंधन पे खासकर तेजस्वी पे ये आरोप लगा रहा है कि वो लगा रहे हैं कि हम क्या केवल दरी ही बिछाएंगे, हमको डिप्टी सीएम पद नहीं दिया जाएगा, और हमको कौन सा उन्होंने सरसब्ज कर दिया है, और हमारे लिए कौन से पलक पावड़े बिछा दिए हैं महागठबंधन पे। मुसलमानों को लेकर उन्होंने तमाम चीजें कही हैं, और सीमांचल में लगातार वो आप पर बहुत हमला कर रहे हैं, और इस बीच में प्रशांत किशोर भी आप पर हमला कर रहे हैं। इसको डट के कैसे आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि चुनाव बने पोलिंग होने के समय में आप देखिएगा तो केवल 5 दिन बचे हैं। जी चंद्रभूषण जी। देखिए राजेश जी, असाउद्दीन ओवैसी जी की एक अपनी पार्टी है, उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको पूरा अलाउ है कि वो अपने कैंडिडेट्स का प्रचार करें और अपने जोर शोर से लड़े। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं, बिहार के मुसलमान भली भांति जानते हैं कि अगर वो एआईएम को वोट करेंगे, क्योंकि बिहार में मुसलमानों की तादाद 17.6% आबादी है, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। वो जानते हैं कि अगर हम एआईएम को वोट करेंगे तो वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बर्बाद कर देंगे, क्योंकि या तो उनके विधायक बाद में उनको छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं तो उनको टीच कर देंगे। बिहार का मुसलमान भली भांति जानता है कि इस बार हमारा चुनाव एक्सट्रीम कम्युनल फोर्सेस में है। जब यूपी के मुख्यमंत्री बिहार में आके केवल घुसपैठिया करते हैं, जब खुद होम मिनिस्टर जिसका काम है घुसपैठ को रोकना, वो आके यहाँ पे घुसपैठिया हंगामा करने लगता है, या प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ पे कम्युनल बात करने लगते हैं, तो मुसलमान भली भांति समझते हैं ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने पे है। अरे इनके पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने तो एक किसान को खालिस्तानी कह दिया था, महिला किसान को, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है जिसको उन्होंने महिला किसान को खालिस्तानी कह दिया था। इन्हीं की 7वीं प्रज्ञा तो बोले थे कि आपको राम ज्यादा चाहिए कि हराम ज्यादा चाहिए। हम लोग सब जानते हैं गिरिराज सिंह हर दूसरे दिन चौथे दिन उठ कर मुसलमान को गाली पड़ता है। कहने का मतलब ये ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसने डेमोक्रेटिक सेटअप का फायदा उठा के सत्ता पे काबिज कर लिया है, अब पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप को बर्बाद करने पे है। हम लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, 10 गो गुजरात कैडर का आईएएस ऑफिसर चलाया है, भाई क्यों? दूसरे स्टेट का आईएएस ऑफिसर नहीं है। हाँ। हम लोग सब जानते हैं कि गुजरात कैडर का ऑफिसर लोग क्या काम करता है। जी जी। तो कहने का ये
कहने का ये मतलब है कि मैं एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, एक 30 साल का सिटीजन ऑफ बिहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं कह रहा हूं किसी भी कीमत पे हम इस बीजेपी की सरकार को नहीं आने देंगे। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जब तक नीतीश कुमार से कम सेकुलर फैब्रिक बचा हुआ था। मैं विरोधियों के भी उनकी एक चीज का तारीफ कर रहा हूँ, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते थे। लेकिन अगर ये बीजेपी आएगी, सब जानते हैं कि लोग इसी पक्ष में है, नीतीश कुमार का फेस का अथी लेके अपना सरकार बना ले, नित्यानंद राय को चीफ मिनिस्टर बना दे। हम लोग सब जानते हैं बिहार में ये टोटल बातचीत चल रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस कम्युनल ताकत को, जो गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में देती है, हम वैसे इलाकों नहीं आने। एक आम आदमी को लोन लेना है, अगर किसी को 20 लाख रुपया का लोन, उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसका चप्पल गिर जाता है 20 लाख रुपया लोन लेने में। मुद्रा में लोन मिला ना, और कितना था 28,000। राजेश जी, कौन सा बिजनेस सेटअप होता है? लेकिन एक इतना बड़ा व्यापारी जिसपे फ्रॉड का आरोप लगा है, शेयर को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा है, विदेशी बैंकों ने पैसा देने से मना कर, मोदी के कहने पर 35,000 करोड़ दिया है। किसी भी दूसरे देश में होता, सरकार गिर जाती, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन आप भारत का जानते हैं, आप लोग जैसे पत्रकार ही इस मुद्दे को टच करते हैं। बाकी देश का एक बहुत बड़ा गोदी मीडिया पैसे लेने के डर से जो है ये सब चीज नहीं करते। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं वैसे हिंदुस्तान में हूँ जहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट का मकसद पूरे देश को नोच खा रहा है, पूरे देश को बेच रहा है। हम ऐसा बिल्कुल बिहार में होने नहीं देंगे। और मेरी तरफ से जो हो सकता है एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो मैं जरूर करूंगा। तो क्या चंद्रभूषण जी, क्या नित्यानंद राय वुड बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार होने जा रहे हैं क्या? आपको ऐसा लगता है या इस तरह का नैरेटिव आपके द्वारा सेट किया जा रहा है, या बीजेपी में इस तरह की प्लानिंग हो चुकी है? ये बिल्कुल मैं जानता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरे से बीजेपी, जेडीयू तमाम लोग हम लोग डिबेट में मिलते हैं, इसका बात मैं भली भांति जानता हूं। अभी भी पिछले 6 महीने से सरकार नीतीश कुमार चला नहीं रहे थे, सरकार सम्राट चौधरी चला रहे थे। इनके जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका भी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास भी कोई फाइल नहीं जाता है इंपॉर्टेंट साइन करो। मेन सम्राट चौधरी एक आईएएस दीपक कुमार के साथ मिलकर बिहार चला रहे थे, है ना। इस तरह की नैरेटिव बनाते हैं, झूठ मूठ का पुटर। अरे अपना जवाब दीजिए ना, जो पूछा गया है वो। हमको 2 लाइन बोलने दीजिए मैडम, हमको 2 लाइन बोलने दीजिए। इस तरह की बातें, ये डिबेट का ये नहीं होता है कि आप दूसरे को झूठ मूठ का, मुझे पता है, मुझे, आपको क्या पता है? हम लोग प्रवक्ता, हम लोगों को कुछ ऐसा लगता नहीं। ठीक बात है। बोलने वाले हमारे एक रहस्योद्घाटन कर रहे हैं चंद्रभूषण जी, वो आप जवाब दीजिएगा। संगीता जी, क्या वास्तव में सही तस्वीर क्या है? नहीं, ये लोग नेता पे क्यों आते हैं मुझे समझ नहीं आता। अपने मन से ये इतनी कहानियां क्यों गढ़ते हैं कि उनका मेंटल स्थिति अच्छा नहीं है तो उनका कोई पोजीशन नहीं है। अरे अपना देखिए ना, आपके तो अपने परिवार में ही इतनी दंगल चल रही है, महादंगल। लास्ट तक आप लोग एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार थे। अभी भी फ्रेंडली वॉर कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट। व्हाट इज दिस फ्रेंडली फाइट? ये एक्सप्लेन कीजिए मुझे, व्हाट इज दिस फ्रेंडली फाइट, है ना। तो आप तो दूसरे के नेता के बारे में इस तरह की बातें मत करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नेता बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही परिपक्व है। और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, देखिए 5 साल तक वो किस तरह से बिहार को एकदम विकसित बिहार बनाने वाले हैं। देख लीजिए हमारा घोषणा पत्र, एक पॉइंट हमारा जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता के बारे में हम सोचते हैं। हम दूसरों के बारे में बात नहीं करते। आप तो ऐसे शब्द अपने हमारे आदरणीय मोदी जी के बारे में प्रयोग करते हैं। एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप लोगों को ये शोभा नहीं देता कि आप एक प्रधानमंत्री के बारे में आपके नेता इतनी खराब बातें प्रयोग में लाते, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता के लिए सोचते ही नहीं है, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और कुछ नहीं है। चंद्रभूषण जी, आप जवाब दीजिएगा। एक बात आप मुझे एक स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी जी कुछ सहम से गए हैं क्या? जो एनडीए का घोषणा पत्र आया है उसको लेकर तमाम सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बहकी बातें कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हवा में उड़ते गुब्बारे जैसा ये एनडीए का घोषणा पत्र है। इस तरह की बातें वो वही कर सकते हैं। तो और इसी के बहाने उनकी पढ़ाई पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि कक्षा 9 फेल हैं, कोई कह रहा कक्षा 9 पास हैं, कैसे सरकार चलाएंगे। इस तरह के तमाम सवाल चंद्रभूषण जी आज के परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे हैं। आपका कहना क्या है? नरेंद्र मोदी
पढ़ाई लिखाई के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कौन क्लास पास है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से वो बीए हैं और वो ऐसे जी। कॉलेज से पास हैं जहाँ उनका कोई क्लासमेट है। हमारा भी बैचमेट होता है। कल हमारे हाँ। क्लास 10 के टीचर ने हमको फोन किया था बधाई देने के लिए कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता बने। हम लोग के बैचमेट हैं, टीचर भी हैं। मोदी जी एक ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं, ना उनका कोई बैचमेट है ना उनका कोई मास्टर है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस फर्जी डिग्री दिखाने वाला पार्टी का आदमी लोग एटलीस्ट एसवी यादव ये तो नहीं ना कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी हैं। वो बोलते हैं ना कि हमारी पढ़ाई क्लास 9 है। झूठ तो नहीं बोलते हैं कम से कम डिग्री के मामले में। हम लोग बीजेपी से क्यों सहमेंगे? हम आपको बताया ना 18 लाख करोड़ का वादा देके 54,000 करोड़ दिया 5 साल में। 15 लाख का वादा करके 1 रुपया नहीं दिया अकाउंट में। हम लोग जानते हैं, हम जनता को एक चीज कहते हैं कि ये नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। ये आएगा आपके सामने झूठा झूठा वादा करेगा, आप इसके चक्कर में पड़ के आप बर्बाद हो जाएगा। इनका नेता 8500 करोड़ के हवाई जहाज उड़न खटोला में उड़ेगा। लोकपाल की औकात देख लीजिए, 7 को बीएमडब्ल्यू मंगवाया 70-70 लाख का। ए भाई लोकपाल तुम करते क्या हो? एक भी इंपॉर्टेंट केस तुम देखते नहीं हो। तुमको 70 लाख का बीएमडब्ल्यू चाहिए, 70 लाख रुपए का बीएमडब्ल्यू आप देख रहे हैं। कहने का ये मतलब है, हम देखिए राजेश जी, जब भी बात इंटरनेशनल रिलेशन पे चलती है कि अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा पे 1 लाख डॉलर, बार बार यही चीज कहा जाता है कि अमेरिका को भली भांति पता है कि भारत के पास ऐसा कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको बेच सकता है। चाइना के पास तो रेयर अर्थ मिनरल है, चाइना के पास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, रशिया के पास डिफेंस में ऐसा मिसाइल है जो अमेरिका तक मार कर सकता है। भारत के पास ऐसा कुछ भी हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है जो कि हम अमेरिका को बेच सके। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को जो मर्जी वो हिंदुस्तान पे कर रहा है। 50 बार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने ही युद्ध रुकवाया है। और साउथ कोरिया में तो ये भी कह दिया कि 7 जेट हम गिराए थे, खुल के कह दिया कि 7 जेट गिराए थे। कहने का ये मतलब है कि हमको अब ऐसा बिहार नहीं चाहिए जहां का क्राइम इतना ही हो। देखिए कल मोकामा में आनंद सिंह ने आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गोली मरवा दिया। कल सिवान में एक एएसआई की गोली मार के हत्या कर दी। जी, जी। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया। जिस दिन हमारे ऑफिस में प्रियंका गांधी आई थी उस दिन सुबह में पाटलिपुत्रा थाना के स्कॉट आया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है कि यहाँ पे इतना ये हो रहा, आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं? वो बोले सर 50% तो हमारे पुलिस में वैकेंसी है, 2,40,000 हमारा टोटल ये है, 1,15,000 के करीब। तो आप बिहार में आप उसको तो भर देते, पुलिस लाइन में हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो। मैं हाजीपुर में रहता हूँ राजेश जी, आप कभी आइए, वो विधायक यहाँ पे 15 साल से एक बारिश में मेरा शहर चलने लायक नहीं रहता। 24 घंटा बिजली में 15 घंटा बिजली रहता, सिर्फ और सिर्फ कास्ट इक्वेशन से जीत रहा है। कहने का मतलब मुझे खुद भी दुख लगता है कि हम लोग ऐसे राज्य में हैं जहां पे कि ये जात पात की राजनीति, उसको विधायक को पता है। अगर उस विधायक को अगर ये नहीं पता होता कि हम अगर नहीं काम करेंगे नहीं जीतेंगे, तो वो खुलेआम शर्म के मारे वोट भी नहीं मांग पाता। लेकिन वो जानता है कि तमाम गंदगी के बावजूद, तमाम नाला के बावजूद, तमाम खराब रोड के बावजूद, तमाम बिजली नहीं रहने के बावजूद भी वो उठेगा, क्योंकि बीजेपी का है तो हिंदू मुसलमान करके और अपना कास्ट इक्वेशन से चुनाव जीत लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रहा है। हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है डेमोक्रेसी का, उसको खत्म कर रहा है। हम ये चीज नहीं होने देंगे। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी बार बार कह रहे थे कि हम एक मास्टर स्ट्रोक किए हैं, 10,000 रुपए अकाउंट में दिए हैं, 10,000 अकाउंट में दिए। मैं आपको बता देता हूँ, बिहार सरकार जुलाई से सितंबर के महीने में 16,000 करोड़ का लोन लिए, कर्ज 16,000 करोड़ का लोन। और बिहार पे जबकि पहले ही से 3,64,000 करोड़ का, हर रोज 65 अड़त को जो है वो बिहार को देना पड़ता है कर्ज के रूप में। 3,64,000 करोड़ जो है बिहार सरकार के पहले लोन है, और बिहार ने अभी 16,000 करोड़ का लोन। आपको पता है ये लोन सिर्फ और सिर्फ क्यों लिया गया? सिर्फ और सिर्फ ताकि वकील को 5,000 रुपया घूस के रूप में, महिलाओं को 10,000 रुपया घूस के रूप में, अब बेरोजगार को एक दे रहे हैं। भाई तुम्हारे पास अगर कैश सरप्लस होता तो तुम पैसा देते, तुम लोन लेके स्टेट पे कर्जा चढ़ा के चुनाव से पहले तुम घूस दे रहे हो किसी स्कीम के थ्रू। और ये महिलाओं की बात करते कि बिहार का चंद्रभूषण जी आपने ढंग से काउंटर किया है। बिहार का जीडीपी कितना है? 9.5 लाख। जी संगीता जी है क्या? नहीं है जी। मैं एक बात चंद्रभूषण जी जानना चाह रहा था, एनडीए के घोषणा पत्र में फिल्म सिटी के साथ शारदा सिन्हा
विश्वविद्यालय और ड्रामा स्कूल की स्थापना का वायदा किया गया है। आपको लगता है बिहार में कायस्थ वोट निर्णायक तो नहीं है, लेकिन उसका एक बड़ा से है, बड़ी से है उसकी, कहीं ना कहीं पोलिंग में उसकी बड़ी से होती है, गवर्नमेंट बनाने में भी से होती है। ये क्या आपको लगता नहीं है कायस्थों को आकर्षित करने के लिए ये घोषणा की गई है? चंद्रभूषण जी, बड़े दृश्य में किया गया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 0.7 बिहार का वो पता, तो वो जी तो आबादी में एक कम है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंशियल है, वो इन्फ्लुएंशियल कास्ट जरूर है। बिहार के आदमी अब इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, सब जानते हैं 20 साल से सरकार है, ये सिर घूम रहा है। जी, चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सी नूरा कुश्ती हुई है तमाम बिंदुओं पर, और इसी तरह हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि अभी तो बिहार का जो समर है वो सजा है। आने वाले 4-5 दिनों में ये बिल्कुल बूम पे जाएगा। थैंक यू। एनडीए और महागठबंधन का वायदा पत्र जारी जरूर हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों में बातें बहुत की गई हैं, पर अमल में लाने के लिए बजटरी सपोर्ट का कोई खाका नहीं बताया गया है, क्योंकि कुछ घोषणाएं तो हवा में तीर चलाने जैसी दिख रही हैं। चलते चलते झूठे वादे करने वाले शामिल हैं सरकारों में। हरिश्चंद्र को भीख मांगते देखा है बाजारों में। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।